उड़ीसा की एक चौड़ी सी नदी के किनारे बसा था सोनपुर गांव। चारों तरफ घना जंगल, पीछे बहती नदी और आगे कच्ची पक्की पगडंडियां। इस गांव में गिनती के ही लोग रहते थे, कुल मिलाकर 20 से 30 घर। न बिजली ठीक से आती थी, न सड़कें थी। शहर से यह गांव बिल्कुल कटा हुआ था, मानो दुनिया की नजरों से छुपा हो। शाम ढलते ही सोनपुर का माहौल बदलने लगता था। दिन में जो रास्ते आम लगते थे, रात होते ही डरावने दिखाई देने लगते। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर रेंगने लगती और नदी से आती ठंडी हवा अजीब सी सिहरन पैदा कर देती। गांव के बच्चे और बड़े रोज शाम होते ही बिरजू काका के घर जमा हो जाया करते थे, क्योंकि बिरजू काका सिर्फ बूढ़े ही नहीं थे, बल्कि गांव के सबसे बड़े किस्सागो भी थे। कहा जाता था कि उन्होंने जो देखा सुना है वो आम इंसान नहीं झेल सकता। उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा बार बार तेज चल रही थी और गांव के कुत्ते बिना रुके अलग अलग दिशाओं की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। तभी शिबानी ने डरते कहा, अरे काका, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से ये कुत्ते भी अजीब तरह से भौंक रहे हैं, दिल घबरा रहा है। शिबानी की बात सुनकर पास बैठा मधु मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर छुपा था। उसने कहा, अरे काका, आज कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। ऐसे मौसम में भूत की कहानी मजा देगी। बिरजू काका ने धीमी हंसी हंसी। उनकी आंखें एक पल के लिए आग की तरह चमकी। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टक टक मारी और गंभीर आवाज में बोले, ओ, आज भूत की कहानी सुननी है शिबानी बेटा? ठीक है, तो सुनो। आज मैं एक नहीं 3 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, डरना मत, क्योंकि अगर दिल से डर गए ना तो जो बुरी साया है वो सिर्फ कहानी में नहीं रहती, वो इंसान के अंदर भी घुस सकती है। रतनपुर गांव के एक कोने में बलराम नाम का एक बेहद गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसकी दुनिया बस 3 लोगों तक सिमटी हुई थी, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी नन्ही सी बेहद प्यारी बेटी गुड़िया। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला छोटा सा घर ही उसका सारा जहान था। बलराम रोज तड़के अंधेरे में उठता। सूरज निकलने से पहले ही वो किसी के खेत में मजदूरी करने निकल जाता। कभी हल चलाता, कभी पानी ढोता, तो कभी फसल काटता। दिन भर पसीना बहाकर थके कदमों से वो शाम ढले घर लौटता। इसी तरह बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी चल रही थी। उस दिन भी बलराम रोज की तरह सुबह काम पर निकल गया था। घर में सावित्री और गुड़िया ही थी। दोपहर होते होते अचानक गुड़िया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर तेज बुखार से जलने लगा, सांसें तेज हो गईं। सावित्री घबरा गई। वो बार बार गुड़िया के माथे पर गीला कपड़ा रखती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम को जब बलराम घर पहुंचा तो घर का माहौल देखते ही उसका दिल बैठ गया। सावित्री ने रोती हुई आवाज में कहा, जी, गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही बलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुड़िया को देखा, उसका तपता शरीर छुआ और घबराकर बोला, अरे सावित्री, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। मेरे पास तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब मैं किसके दरवाजे जाऊं, किससे हाथ फैलाऊं? अरे जी, तुम्हें याद है ना तुम्हारा बचपन का दोस्त राजू? एक बार उसके पास जाकर देखो। गुड़िया को इस हालत में ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तुमने ठीक याद दिलाया सावित्री, लेकिन पूरे 6 महीने हो गए, ना मैं उसके घर गया ना वो इधर आया। अगर उसने मना कर दिया तो? अरे एक बार मांग कर तो देखो, क्या पता भगवान उसी के जरिए मदद भेज दे। बलराम ने गहरी सांस ली। ठीक है, कहकर वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल पड़ा। अमावस की शाम थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा ऐसे पसरा था मानो रात ने पूरे गांव को निगल लिया हो। कच्चे रास्ते स्याह साए जैसे लग रहे थे। जब बलराम गांव के चौपाल के पास पहुंचा तो वहां कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। उसे देखकर राघव काका बोले, अरे बलराम, इतनी रात गए कहाँ निकल पड़ा बेटा?
काका, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। शहर दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे बेटा, अमावस की रात है। इतनी अंधेरी रात में गांव का रास्ता ठीक नहीं होता। काका, ये मेरी बेटी का सवाल है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, अंधेरे में अनजाने खतरे की ओर, बस एक ही उम्मीद दिल में लिए, गुड़िया की जिंदगी। बलराम जैसे ही शमशान वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। अमावस की रात और शमशान, दिल अपने आप धक धक करने लगा। तभी उसकी नजर शमशान के बीचों बीच पड़ी। वहां कोई काला साया बैठा हुआ था। बलराम का कलेजा मुंह को आ गया। उसने फौरन एक पेड़ के पीछे छिपकर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तांत्रिक जमीन पर गोल घेरा बनाए बैठा था। उसके चारों ओर राख बिखरी थी। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में मंत्र जप रहा था। उसकी आंखें बंद थी और सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। बलराम ने जैसे ही उसे ध्यान से देखा, उसकी सांस अटक गई। हे भगवान! उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वो लड़की गुड़िया थी, उसकी अपनी बेटी। बलराम का शरीर सुन्न पड़ गया, दिमाग चीखने लगा। ये काला जादू है। यही कारण है कि मेरी बेटी बीमार पड़ी है। ये तांत्रिक मेरी गुड़िया पर काला जादू कर रहा है। वो चीखना चाहता था, दौड़कर गुड़िया को पकड़ लेना चाहता था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बलराम बुरी तरह कांप उठा। उसकी चीख गले में ही अटक गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पीछे उसका बचपन का दोस्त राजू खड़ा था। बलराम हकलाते हुए बोला, अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गुड़िया के लिए दवाई लानी है ना, चलो, देर हो रही है। ये सुनते ही बलराम और डर गया। उसके मन में खलबली मच गई। मैंने तो राजू को कुछ बताया ही नहीं। फिर इसे कैसे पता कि मैं गुड़िया के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ? राजू ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, मुस्कुराकर बोला, यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला? अरे, मैं तुम्हारे घर से होकर आया था। अब चलो, देर मत करो। बलराम ने डरते डरते फिर से शमशान की ओर देखा, जहां कुछ पल पहले तांत्रिक बैठा था। अब वहां कोई नहीं था, न घेरा, न मंत्र, न गुड़िया। बलराम चलते चलते बोला, अजीब है, अभी तो यहाँ कोई तांत्रिक बैठा था, पता नहीं कहाँ गया। शायद मैं अपनी बेटी की चिंता में ज्यादा सोच रहा हूँ, इसीलिए ऐसा दिखाई दिया होगा। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। करीब 1 घंटे तक अंधेरे रास्तों पर चलते रहने के बाद दोनों शहर पहुंच गए। शहर की बत्तियां देखकर बलराम की जान में थोड़ी जान आई, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। वे सीधे एक मेडिकल स्टोर पर रुके। बलराम ने कांपती आवाज में दुकानदार को अपनी बेटी की हालत बताई। दुकानदार ने बिना ज्यादा सवाल किए दवाई निकाली और काउंटर पर रखते हुए बोला, 500 रुपए हुए। बलराम ने घबराकर राजू की तरफ देखा। राजू चुपचाप खड़ा था, जेब में हाथ तक नहीं डाला। वो बस दुकानदार को घूर रहा था, ऐसी नजर से जैसे उसकी आंखों के पीछे कुछ और ही छुपा हो। दुकानदार चिड़चिड़ा हो गया, अरे पैसा दो और निकलो। पैसा होता नहीं, दवाई लेने चले आते हैं। इतना सुनते ही राजू ने डरावनी आवाज में कहा, क्या कहा तूने? बस इतना कहना था कि दुकानदार का चेहरा स्याह पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, ये लो दवाई। पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जाइए यहां से। बलराम कुछ भी समझ नहीं पाया। उसका दिमाग सुन्न था। दोनों बिना कुछ बोले दुकान से बाहर निकल आए। अब वे गांव की ओर लौट रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बलराम ने रुंधी आवाज में कहा, राजू भाई, आज तू नहीं होता तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊं? अरे दोस्त कहते हो और एहसान की बात करते हो। बता, गुड़िया सिर्फ तेरी बेटी है क्या, मेरी नहीं है क्या? लेकिन एक बात सुन, रास्ते में जो तांत्रिक तूने देखा था ना,
वो साधारण तांत्रिक नहीं था, वो मायावी तांत्रिक है। पैसे लेकर लोगों की जिंदगी से खेलता है। लेकिन मेरी बेटी को मारने की किसे जरूरत है? मेरा तो गांव में कोई दुश्मन ही नहीं है। तेरा नहीं है, लेकिन तेरी बीवी का है। जब तू काम पर जाता है तब गांव का एक लड़का तेरी बीवी पर गंदी नजर रखता है। एक दिन वो तेरे घर भी गया था और बोला था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन तेरी बीवी ने साफ मना कर दिया। उसी अपमान और गुस्से में उसने तांत्रिक को पैसे दिए ताकि तेरी बेटी को रास्ते से हटा दे। बलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू ने जेब से तुलसी की एक माला निकाली और उसके हाथ में थमा दी। ये मंत्रित है, इसे गुड़िया के बिस्तर पर रख देना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बलराम फूट फूट कर रो पड़ा। भाई, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं मुझे नहीं पता। आज तू मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। चल, पहले मुझे घर छोड़ दे, फिर तू अपने घर चला जाना। कुछ ही देर में वे राजू के घर पहुंच गए। दरवाजे के सामने रुकते हुए राजू बोला, तू अंदर चल, मैं अभी आता हूं। बलराम जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसकी नजर सीधे खाट पर पड़ी। खाट पर राजू के पिता बैठे थे। बलराम ने झुककर कहा, काका प्रणाम, कैसे हो? राजू के पिता ने ध्यान से उसे देखा और बोले, अरे बलराम, इतने दिनों बाद, और वो भी इतनी रात को, सब ठीक तो है ना बेटा? उसने पूरी बात बता दी। गुड़िया की बीमारी, शमशान, तांत्रिक, शहर जाना और राजू का साथ। जैसे जैसे बलराम बोलता गया, राजू के पिता का चेहरा पीला पड़ता गया। आखिरकार वे कांपती आवाज में बोले, बलराम, तू ये क्या कह रहा है बेटा? राजू को तो आज से 4 महीने पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी माँ बेटे के गम में दिन रात रोती रही और कुछ ही दिनों बाद वो भी चल बसी। ये सुनते ही बलराम के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसका गला सूख गया, होठ कांपने लगे। वो चीख पड़ा, नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता। राजू तो बाहर खड़ा है, उसी के साथ मैं यहाँ आया हूँ। राजू, अरे राजू, कहाँ हो तू? बेटा, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता। बलराम का सिर घूमने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, काका, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल आया। वो सीधा अपने घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। वही बिस्तर, वही बेहोशी। कांपते हाथों से उसने तुलसी की माला उठाई और धीरे से गुड़िया के बिस्तर पर रख दी। अगले ही पल गुड़िया की उंगलियां हिली, उसकी पलकों में हरकत हुई। फिर उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, पापा। उसने सावित्री को पूरी कहानी बता दी। सब सुनकर सावित्री ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और कांपती आवाज में बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मरने के बाद भी तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करने आया। अमावस्या की रात थी। देहाती इलाकों के स्टेशन अक्सर ऐसे ही होते हैं। चारों ओर घना अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सा खालीपन। रात काफी गहरी हो चुकी थी। स्टेशन पर जो इक्का दुक्का लोग थे, वे भी अपनी राह पकड़ चुके थे। कुछ देर बाद दूर से एक भारी सी आवाज गूंजी। यह स्टेशन की आखिरी ट्रेन थी। ट्रेन रुकते ही 21 साल का एक नौजवान विजय डिब्बे से नीचे उतरा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। विजय ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अरे भाई, ये स्टेशन तो बिल्कुल मरा हुआ लग रहा है। अब मौसी के घर जाऊं तो जाऊं कैसे? ये सोचकर वो बाहर की ओर बढ़ने लगा कि शायद कोई ऑटो या टोटो मिल जाए। वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, ओ बाबू, कहाँ जाना है? विजय ने चौंक कर सामने देखा। धुंधले उजाले में एक ऑटो वाला खड़ा था। विजय ने कहा, अरे भैया, मुझे राजपुर जाना है। ऑटो वाले ने विजय को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर गहरी और कुछ अजीब सी आवाज में बोला, अरे बाबू, राजपुर किसी जरूरी काम से जाना है क्या?
राजपुर तो यहां से 20 किलोमीटर दूर होगा और मैं भी उतनी दूर नहीं जाऊंगा। मैं तो बस पास के गांव रामपुर तक ही जाता हूं। विजय के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ गई। उसने पूछा, यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाएगा क्या? ऑटो वाला भोला हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, अरे बाबू, ये गांव का इलाका है, यहां कहां होटल मिलेगा। एक काम करो, आज रात मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही निकल जाना। विजय मान गया और दोनों चल पड़े। ऑटो कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विजय बाहर ताक रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, बस कभी कभी झींगुरों की आवाज उस खामोशी को चीर देती थी। विजय का मन बेहद उदास था। वजह भी थी, उसका 10 साल पुराना प्यार हाल ही में टूट गया था। जिस इंसान के साथ उसने अपने पूरे भविष्य के सपने बुने थे, वही एक दिन अचानक अजनबी बन गया। इस सदमे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो 1-2 बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन हर बार किस्मत ने उसे रोक लिया। अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई अपना बचा ही नहीं है। हर चेहरा पराया, हर रिश्ता बोझ सा लगने लगा था। उसी अंधेरे दौर में उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के गांव चला जा। वहां का माहौल खुला है, सुकून मिलेगा, शायद तेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। माँ की बात मानकर ही वो आज इस अनजान स्टेशन पर उतरा था। दोनों रात के करीब 8 बजे भोलू के घर पहुंच गए। घर कच्चा था, लेकिन आंगन साफ सुथरा। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। उसके बाद भोलू ने घर के सामने आग जला दी और दोनों अलाव के पास बैठ गए। जलती लकड़ियों की चटखने की आवाज और ठंडी हवा मिलकर माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। कुछ देर तक विजय खामोश बैठा आग को घूरता रहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, अरे भोलू भैया, आखिर रात में राजपुर की ओर कोई ऑटो या बस क्यों नहीं जाती? रास्ता ठीक नहीं है क्या? अरे बाबू, राजपुर जाने वाले रास्ते में घना जंगल पड़ता है और वो कोई आम जंगल नहीं है। अमावस्या की रात जो उस रास्ते से जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। विजय ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे भोलू भैया, तुम गांव के लोग भी ना छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कब कहना छोड़ोगे? अरे बाबू, आप शहर से हो, ये सब मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। तुम जैसे ही एक लड़का शहर से आया था, उसके दादाजी की बात ना मानकर उसने भी उसी जंगल के रास्ते चला गया था। विजय के चेहरे पर जिज्ञासा उभर आई। उसने तुरंत पूछा, तो आगे क्या हुआ भोलू भैया? भोलू ने चारों ओर नजर घुमाई, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आग के पास थोड़ा झुककर धीमी आवाज में बोला, सुनो बाबू, मैं पूरी बात बताता हूं, फिर तुम सब समझ जाओगे। और ये कहते हुए भोलू ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। शाम के ठीक 7 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गांव की चौपाल पर मोहन काका अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग सी बेचैनी थी। आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर रुक जाती जहां से गांव में आने वाला रास्ता मुड़ता था। उसी वक्त लालू, गांव का एक किसान, रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन काका को यूं परेशान बैठे देखा तो पास आकर उनके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उन्हें देखते रहने के बाद लालू ने पूछा, अरे काका, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मोहन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे लालू, तू तो जानता ही है, मेरा पोता शहर में पढ़ाई करता है। परसों फोन किया था उसने, बोला था कि 2 दिन बाद घर आएगा। आज उसी का दिन है। शाम के 5 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। लालू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ काका, ये तो सच में चिंता की बात है। शाम होने के बाद हमारे गांव की तरफ ना कोई ऑटो आता है, ना कोई पैदल चलने की हिम्मत करता है। ऊपर से आज अमावस भी है। हाँ रे लालू, वही तो डर है। और जिस रास्ते से वो आएगा, उस रास्ते के बारे में तो पूरे गांव को सब कुछ पता है। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी।
लालू ने ध्यान से देखा और अचानक बोल उठा, अरे काका, वो देखो, कुंदन आ गया। मोहन काका ने जैसे ही सिर उठाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आया। कुंदन जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी वहीं बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मोहन काका ने तुरंत सवाल दाग दिया, अरे कुंदन, इतना देर क्यों हो गया? तुझे तो 5 बजे तक पहुंच जाना था ना। अरे दादाजी, असल में ट्रेन लेट हो गई थी। ऊपर से स्टेशन से कोई भी इस गांव की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ बेटा, असल में हमारे गांव आते वक्त जो जंगल पड़ता है ना, वो अब भूतिया हो गया है। यह सुनते ही कुंदन हंस पड़ा। अरे दादाजी, 2026 चल रहा है और आप लोग अब भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मोहन काका ने कुंदन की आंखों में देखते हुए धीमे मगर भारी स्वर में कहा, अरे बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे पता होगा कि ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। कुंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात तो सच है दादाजी, लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे भी पूरी बात बताओ। चौपाल पर बैठे तीनों लोग खामोश हो गए। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनसुनी कहानी चलकर उनकी ओर आ रही हो। मोहन काका ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, चौपाल, और फिर उनकी नजर जंगल की तरफ टिक गई। आवाज भारी हो गई थी। सुन बेटा, काका बोले, ये बात आज से नहीं, कई साल पुरानी है। प्रिया, गांव की एक सीधी सादी लड़की, आंखों में सपने थे लेकिन हैसियत नहीं। वो मुखिया के बेटे से प्यार कर बैठी थी। प्यार ऐसा जिसमें डर नहीं होता, बस भरोसा होता है। लेकिन जब प्रिया गर्भवती हो गई तो वही प्यार सबसे बड़ा अपराध बन गया। प्रिया ने हिम्मत करके मुखिया के घर जाकर कहा, आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जवाब में उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। दिन बीतते गए, प्रिया का पेट उभरने लगा। उसके अपने माँ बाप, जो कभी उसके सिर पर हाथ रखते थे, अब रोज जहर घोलने लगे। काश तुझे पैदा ही न किया होता, हमने कौन सा पाप कर दिया था। हर शब्द उसके दिल में कील बनकर धंसता चला गया। फिर गांव को पता चला, और गांव कभी माफ नहीं करता। लोग हंसने लगे, कोई इशारे करता, कोई फप्तियां कसता। जब प्रिया कुएं पर जाती तो हंसी पीछा करती, जब रास्ते से गुजरती तो नजरें चीरने लगती। एक दिन प्रिया रोती हुई फिर मुखिया के पास गई, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। खुली तो बस क्रूरता। एक रात प्रिया सब कुछ सह नहीं पाई। अकेली, टूटी हुई और बिल्कुल खामोश, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उसकी लाश को भी इज्जत नहीं दी। अंधेरी रात में उसे जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां चुपचाप एक गड्ढा खोदा गया और प्रिया को मिट्टी में गाड़ दिया गया। न कोई रोया, न किसी ने भगवान को याद किया। तभी से बेटा, उस जंगल से रात में जो भी जवान लड़का गुजरता है, या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का मुंह देखकर लौटता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल से पत्तों के हिलने की आवाज आई। मोहन काका ने आखिरी बात कही। प्रिया ने खुद जान ली थी, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। और अमावस की रात वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। तीनों की नजरें एक साथ अंधेरे जंगल की तरफ उठ गईं, और उस पल ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। मोहन काका ने उठते हुए कहा, चल बेटा, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। कुंदन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन खाना नहीं खा रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें बंद करते ही जंगल, प्रिया और अमावस की बातें दिमाग में घूमने लगती। तभी मोबाइल की आवाज ने खामोशी चीर दी। कुंदन बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है?
उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। अरे भाई सुन, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा। तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ में ही रह गया। सांस अटक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने इधर उधर देखा। घर में सब सो रहे थे। दादाजी गहरी नींद में थे। कुंदन ने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर अभी दादाजी को उठाया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया। मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, कोई ट्रेन पकड़ लूंगा। सुबह सब ठीक हो जाएगा, तब दादाजी को बता दूंगा। वो बहुत धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे जमीन भी उसकी आहट सुन लेगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर का दरवाजा चरमराया। कुंदन एक पल के लिए रुक गया। दिल मुंह को आ गया। फिर वो अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उसे क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है। और आज अमावस की रात है। कुंदन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे हवा की सीटी जैसी आवाज तेज होती जा रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो भी कुछ ही कदम चला था कि आगे उसे एक परछाई नजर आई। कुंदन ठिठक गया। मन में आया, इतनी रात को यहां कौन हो सकता है। डरते डरते वो परछाई के पास पहुंचा और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने दादाजी खड़े थे। कुंदन ने मन ही मन कहा, मर गया, अब तो दादाजी बहुत डांटेंगे। दादाजी की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों जंगल में आ गया? उन्होंने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, चला जा यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। कुंदन कुछ बोल नहीं पाया। मजबूरी में उसने कदम वापस गांव की ओर मोड़ लिए। 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक वो रुक गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। दादाजी तो घर पर है, और वो सो जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले एक बार भी नहीं उठते, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुंदन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न दादाजी न कोई परछाई। अब कुंदन को सचमुच डर लगने लगा। उसने 2 कदम पीछे हटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया, मुझे जाना ही होगा। रीमा अस्पताल में होगी। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कुंदन। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुंदन पलटा। उसके सामने कॉलेज की उसकी दोस्त राधिका खड़ी थी। कुंदन चौंक गया। अरे राधिका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे? राधिका मुस्कुराई। उसकी आवाज अजीब सी मीठी थी। मुझे पता था तुम आने वाले हो, चलो साथ साथ चलते हैं। कुंदन का मन बेचैन हो गया। सीना भारी लगने लगा। डर अब साफ महसूस होने लगा था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अरे कुंदन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? मेरे लिए तो रुको। ये आवाज सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने झट से पीछे देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वहां राधिका नहीं थी। उसकी जगह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ एक छलावा खड़ा था। आंखें जलती हुई, चेहरा धुंधला और आवाज बिल्कुल इंसान जैसी। जंगल की हवा अचानक थम गई। अब कुंदन समझ चुका था, आज रात वो जंगल उसे जाने नहीं देने वाला। कहा जाता है, हर इंसान की जिंदगी की एक तय उम्र होती है। उस उम्र तक जीना उसका भाग्य होता है और उससे पहले मर जाना एक श्राप। अगर कोई इंसान अपनी तय उम्र पूरी होने से पहले ही मर जाए, चाहे वो अपनी ही इच्छा से मौत को गले लगा ले या फिर अचानक किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु का शिकार हो जाए, तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। वो आत्मा न तो इस दुनिया को छोड़ पाती है, न ही अगले लोक में प्रवेश कर पाती है। वो बीच में अटक जाती है, अंधेरे और सन्नाटे के बीच अपनी अधूरी जिंदगी, अधूरी इच्छाओं और अधूरे गुस्से के साथ। लोकेश शहर में पढ़ाई करता था और अपने दादाजी की बरसी के कारण अपने गांव आया हुआ था। शाम ढलने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी
तो वह चाय पीने के लिए राजू भाई की चाय की दुकान की ओर निकल पड़ा। चाय की दुकान पर पहुंचकर उसने कहा, अरे राजू भाई, एक चाय देना। दुकान पर गांव के कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। शैलेंद्र काका, रामू और सत्य सब अपने अपने में खोए हुए थे। चूल्हे पर चाय उबल रही थी और अदरक की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। राजू ने लोकेश को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे लोकेश बाबू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। शहर की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है राजू भाई, बस पढ़ाई का दबाव रहता है। पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है बेटा, पर गांव की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। लोकेश ने चौंक कर उनकी ओर देखा और पूछा, ऐसा क्यों काका, क्या हुआ है? यह सुनते ही रामू और सत्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल के लिए चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। राजू ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं काका, बस यूं ही पुरानी बातें याद कर रहे हैं। पुरानी नहीं है ये बातें, कल रात की ही बात है। कल रात वह फिर जाग गई है। हर अमावस्या की रात वह जाग जाती है और किसी न किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। यह सुनते ही लोकेश हंस पड़ा और बोला, अरे काका, ये गांव की बातें अब तक चली आ रही हैं। कौन जागेगा, कौन आएगा, सब मन का वहम है। अरे बेटा, तुम पिछले 5 साल से शहर में हो। इस गांव में क्या क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मेरी बात मानना, अगर रात में कोई तुम्हें पुकारे तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना, वरना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लोकेश चाय की टपरी से निकलकर सीधे अपने घर आ गया। रास्ते भर उसके मन में काका की बातें घूमती रहीं, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि यह सब गांव की पुरानी धारणाएं हैं। रात गहरी हो चुकी थी। खाना खाने के बाद जब लोकेश सोने के लिए अपने कमरे की ओर जाने लगा, तभी उसके पिता कमरे में आए। उनके चेहरे पर असामान्य गंभीरता थी। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए या तुम्हें आवाज दे तो बाहर मत जाना। ये क्या है पापा, आज के आधुनिक जमाने में भी आप लोग ऐसी बातें करते हैं? यह सुनते ही उसके पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से भरे स्वर में कहा, जितना कहा है उतना ही करना। कुछ चीजों में अपना दिमाग लगाना अच्छा नहीं होता। रात के लगभग 10 बजे थे। लोकेश अभी सोया भी नहीं था। वह अपने कमरे में लेटा हुआ छत को घूर रहा था। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। लोकेश चौंक गया। उसके मन में सवाल उठा, इतनी रात को कौन हो सकता है? गांव में तो लोग 9 बजे तक सो जाते हैं। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, लोकेश बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे माँ, आप तो मौसी की यहाँ गई थी। पापा ने बताया था। इतनी रात को आप किसके साथ आई हो? बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत डर लग रहा है। लोकेश के मन में हलचल मच गई। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके पीछे से एक कड़ी आवाज आई। लोकेश घबराकर पीछे मुड़ा। उसके पिता उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल बाहर खड़ी मां जैसी दिखने वाली आकृति गुस्से में चिल्लाई, दरवाजा खोल दे, नहीं तो तेरा सब कुछ छीन लूंगी। लोकेश डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके पिता ने भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही लोकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, आप ये क्या कह रहे हो पापा? मेरी माँ तो मौसी की यहाँ गई है। आप मजाक कर रहे हो ना? आप झूठ बोल रहे हो ना पापा? नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी माँ ने ही मुझसे कहा था कि लोकेश का इम्तिहान चल रहा है, अभी उसे ये सब मत बताना। उसकी पढ़ाई उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लोकेश वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए भारी मन से कहा, बेटा, 3 साल पहले हमारे खेत में भयानक आग लग गई थी। पूरी फसल जलकर बर्बाद हो गई थी। उसी समय तुम्हारी माँ गांव की एक बूढ़ी औरत के झांसे में आ गई थी। उस औरत ने कहा था
अगर वो काला जादू सीख ले तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, घर में शांति आ जाएगी, धन दौलत सब मिल जाएगा। इसी उम्मीद में तुम्हारी मां ने काला जादू करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका असर उल्टा पड़ गया। वो एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गई। हमने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों के पास ले गए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। फिर एक शाम वो हम सबको छोड़कर चली गई। बाहर से आवाज आनी अब बंद हो चुकी थी। घर के भीतर गहरा सन्नाटा फैल गया था। लोकेश अब भी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता ने भारी मन से कहा, चल बेटा, अब सोने चलते हैं, सुबह होते ही बहुत काम है। लोकेश ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और अपने कमरे में चला गया। लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आ रहा था। वही ममता, वही मुस्कान। दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है।